नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ अलीशा हैदर नकवी और आप सभी का अभिवादन है डीएनपी इंडिया पर। एक बार फिर से हम एक नई चर्चा के साथ हाजिर हैं और इस बार बात करेंगे ईरान की। जी हां, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने सीधे तौर पर ट्रंप को जवाब दे दिया है। ट्रंप जैसे ही चुनाव जीते तो उन्होंने क्या कहा था कि वो जितने भी युद्ध हो रहे हैं उसको फौरन खत्म करवा देंगे। और इसी की कड़ी में ईरान ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि अगर मोहब्बत से पेश आए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर आपने जंग चाही या खून खराबे का माहौल मेंटेन करने की कोशिश की तो ईरान भी खामोश नहीं रहेगा। प्रकाश, मसूद पेज़ेश्कियान ने साफ तौर पर कह दिया है 45 साल से लंबा युद्ध चल रहा है, कोई राजनयिक संबंध नहीं है, आक्रोश है, जबानी जंग है। जग जाहिर है कि ईरान और वेस्टर्न कंट्री के क्या रिश्ते हैं। और ऐसे में दोनों अभी शपथ ली नहीं है ट्रंप ने, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने आगाज कर दिया है कि वो किस तरफ इशारा कर रहे थे। बताइए आप। देखिए, ईरान की एक मुश्किल ये है कि वहाँ की जो लोकल पॉलिटिक्स है उसमें आपको बार बार अपनी आवाम को ये बताते रहना पड़ेगा कि आप इसराइल से भी लड़ रहे हैं, आप अमेरिका से भी लड़ रहे हैं। कई बार केवल रिसीविंग एंड पे तो नहीं हो सकते ना। आपकी इसराइल ऑपरेशन लेबनान में भी कर रहा है, इसराइल और अमेरिका की वजह से आपको सीरिया में भी परेशानी हुई और लगातार ऑपरेशन या धमकी दे रहे हैं कि आपको न्यूक्लियर स्टेट वो कभी नहीं होने देंगे। तो आप केवल क्या सुनते रहेंगे? आपके यहाँ राष्ट्रपति का समारोह था, उस समारोह में तेहरान के बीचों बीच हमास का प्रमुख इस्माइल हानिया किस तरह से खत्म कर दिया जाता है। इससे पहले जो राष्ट्रपति थे रईसी साहब, बताया गया कि जी उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इसमें मोसाद का हाथ भी बताया गया, हालांकि वो अजरबैजान के अंदर हुआ। ये सब वो चीजें हैं जो कहीं ना कहीं ईरान का जो पॉलिटिकल क्लास है, जो खामनेई है लंबे समय से, या फिर नए जो राष्ट्रपति हैं, उनको अपनी जो जनता है उनके सामने आपको तो बताना पड़ेगा ना कि ऐसा कैसे होता है कि आपके यहाँ राष्ट्रपति का इतना बड़ा समारोह है, आप दुनिया में बता रहे हो कि जी हम खलीफा हैं, मिडिल ईस्ट में हमसे बड़ा मुकाबला, हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। आपके राष्ट्रपति के समारोह में मतलब जो है सबसे बड़ा गेस्ट, आपका वीआईपी गेस्ट राष्ट्रपति भवन से कुछ दूरी पर उसको आपका दुश्मन निपटा देता है, तो आवाम पूछेगी ना ऐसी क्या सुरक्षा है। तुम ये कह रहे हो कि हम इजराइल से लड़ते हैं, हम इजराइल को खत्म कर देंगे, हम अमेरिका से भी लड़ने की ताकत रखते हैं। ये ताकत रखते हुए आप अपने घर में आए हुए मेहमान को बचा सकने की ताकत नहीं रखते। आपके राष्ट्रपति के साथ ये सब हो जाता है। या फिर लेबनान में जो समर्थित गुट है आपका, जिसको आप प्रॉक्सी वॉर आप इजराइल के खिलाफ करा रहे हो, वो चाहे लेबनान में का हिजबुल्ला हो या फिर गाजा में जो ऑपरेशन हमास ने चलाया वो अक्टूबर के महीने में पिछले साल इजराइल के खिलाफ, इस सब कहानी के बीच जो कुछ लगातार इजराइल ने ऑपरेशन चलाया है, तो एक तो गाजा के अंदर जो हमास के खिलाफ ऑपरेशन है, या लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन है, खुद नसरुल्लाह जो हेड था उसकी कहानी खत्म हो गई। तो इन सब चीजों में आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि जब आपका जगह जगह जो भी आपका खर्चा है, आपका सिस्टम है खराब हो रहा है, इसके बदले में आप क्या कर रहे हैं, आप क्या करते हैं। तो आपको जवाब देना पड़ेगा ना कि अगर लेबनान में नसरुल्लाह मारा गया तो उसके बदले में आपने क्या किया। आपने कहा कि जी हमने भी इजराइल को जवाब दे दिया है, इजराइल लगातार आपने रॉकेट छोड़े, फायरिंग की, लेकिन अलीशा उसका क्या होता है? क्या जिस फ्रीक्वेंसी में इजरायली ऑपरेशन लेबनान में हुआ है या फिर गाजा में पिछले 1.5-2 साल से जो कुछ हो रहा है, क्या उसका जवाब रियल में आप दे सकते हो? देखिए, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगी कि जिस तरीके से आपने बताया हमास और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा था, जिसमें ईरान ने खुलकर समर्थन किया, और जिस तरीके से फलस्तीन से तस्वीरें आ रही थी, वो तस्वीरें चारों तरफ सोशल मीडिया पर ही, भारत की तरफ से भी कई प्रतिक्रियाएं आई थी, उनको देखकर बहुत ही लोगों को अफसोस भी हुआ, लेकिन इसके पीछे की एक बड़ी तस्वीर है जिसका आप भी जिक्र कर रहे थे। लेकिन ऐसे में पेज़ेश्कियान ने कहा है, क्योंकि साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही चुनाव जीते उन्होंने इजराइल की तरफ अपना झुकाव दिखा दिया कि ये जो जंग हो रही है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन पेज़ेश्कियान ने यह भी कहा है कि अगर वो शांति बनाए रखना चाहते हैं, ट्रंप या अमेरिका शांति बनाए रखना चाहता है, तो हम पूरा साथ भी देंगे, लेकिन अगर वो वहां से किसी भी तरह की हिमाकत करते हैं या कोई भी तरीके के हिंट देते हैं तो ईरान पीछे नहीं रहेगा। और आप पिछले कुछ दिनों से देखिए, ईरान ने बहुत कुछ खो दिया। जैसे आपने नसरल्लाह का जिक्र किया, पूर्व राष्ट्रपति का जिक्र किया, तो ईरान जो है बैकफुट पर कहीं ना कहीं पीछे होता हुआ दिख रहा है। और अभी आपने देखा, हमने जिक्र किया था कि लेबनान में भी जिस तरीके से
राष्ट्रपति चुन लिया गया है। तुम सीरिया में देखो, हाँ। सीरिया में जो ईरान और रशिया समर्थित गुट था, उसको क्या करना पड़ा? जो राष्ट्रपति थे बशर अल असद, उनको देश छोड़ना पड़ा है। ईरान समर्थित जितने भी गुट थे उनको सरेंडर करना पड़ा है। वहां वो लोग हावी हो गए, उनके पीछे कौन है नहीं है। और सीरिया में ये सब तब हुआ है जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीते हैं, डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस पहुंचने वाले हैं, वहां ईरान समर्थित रशिया समर्थित राष्ट्रपति को देश छोड़ के भागना पड़ा है। तो मिडिल ईस्ट का सिचुएशन जब आप देखोगे तो आपको यह समझना पड़ेगा कि ईरान, देखो क्या है ना कि राजनीति में केवल जमा खर्ची से बात चलती नहीं है। आप बार बार, भाई आपने जो कुछ भी हमास का जो ऑपरेशन था इजराइल के अंदर, उसके बाद जो इजरायली ऑपरेशन है लगातार गाजा में या लेबनान बॉर्डर पर, उसका जवाब ईरान ने क्या दिया है? चलो वो छोड़ दो, आपके घर में हमास वाला का मुखिया जो है वो आपका गेस्ट था, आपने कहा कि, और तेहरान के बीचों बीच वो कहानी, उसका क्या जवाब आपने दिया? वो जो मिसाइलें आप उड़ा रहे हो, वो जो ड्रोन्स आप उड़ा रहे हो, वो मैक्सिमम ईरान इजराइल का जो आयरन डोम है वो हवा में खत्म कर देता है। कहानी ये है, देखो यूरोप और अमेरिका ये सब मिलकर ये चाहते हैं कि किसी भी तरह, जो उनका की कहानी है कि किसी भी तरह ईरान को एक बड़ी लड़ाई में फंसाया जाए। मतलब ईरान को आप इतना हद तक पुश करो, उस कहानी तक पुश करो कि उसको लगे कि अब लड़ाई जरूरी है। हानिया की मौत के बाद ऐसा लगा था कि शायद इजराइल को अब ये, माफ करिएगा, ईरान को अब वो करना पड़ेगा, क्योंकि देश के अंदर, राजधानी के अंदर वो सब हो गया। लेकिन वो जिस तरह की के जवाब की उपेक्षा थी दुनिया को, वो जवाब तब भी नहीं आया। ईरान का पॉलिटिकल क्लास इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझता है कि अगर आप लंबे युद्ध में पड़े तो वो जो मिडिल ईस्ट के अंदर आप तमाम यूरोपीय प्रतिबंधों और अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद सरवाइव कर रहे हो और अच्छा कर रहे हो, उसमें पड़ जाएगी रुकावट। क्योंकि युद्ध के बाद तो देखो किसी भी देश की कहानी तो खत्म होने की कगार पर है। ऐसे सिचुएशन में जब दुनिया भर के पाबंदियां आप पर लगी हुई हैं, आप रशिया और चीन की मदद से केवल चाहोगे कि हम सरवाइव कर लेंगे, बड़ा मुश्किल है। वो भी तब जब लंबे युद्ध में आप पड़ जाते हो। ये पूरा अमेरिका और यूरोप ये चाह रहा है कि किसी भी तरह से ईरान एक बार कोशिश करे लंबे युद्ध में आने की। बार बार उसका पेशेंस टेस्ट किया जा रहा है, और वो आप उनके चाहे न्यूक्लियर प्रोग्राम पर लगातार निशाना बनाने को लेकर है। अमेरिका, ट्रंप ने कहा कि हम किसी भी हाल में न्यूक्लियर स्टेट नहीं बनने देंगे, हम किसी भी हाल में न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे। इजराइल बार बार कहता है कि इस पूरे मिडिल ईस्ट में इकलौते न्यूक्लियर पावर हम हैं, और हम ये तय करेंगे कि हम किसी को भी न्यूक्लियर पावर ना होने दें। उनको पता है कि मिडिल ईस्ट में अगर ईरान जिस दिन न्यूक्लियर पावर हो गया तो सीधे सीधे खतरा किसको है? सीधे सीधे इजराइल के अस्तित्व को खतरा है। और इजराइल की आबादी और जितनी बड़ी भूमि में इजराइल बसा हुआ है, वो कहानी बेहद मुश्किल हो जाएगी फिर अमेरिका के लिए बचाना। देखिए, एक आखिरी सवाल आपसे मैं ये पूछूंगी कि नया नया निज़ाम है, देखा जाए तो नई जिम्मेदारी मिल रही है, ट्रंप को भी मिल रही है, मसूद को भी नई जिम्मेदारी मिली है, तो यानी कि ये दोनों ही अपने निज़ाम को बदल भी सकते हैं या और बद से बदतर भी कर सकते हैं। जिस तरीके से एक हिंट दिया गया है कि अगर खामोशी बरकरार रखी जाए तो खामोशी बरकरार रखी, लेकिन आपको लगता नहीं कि जब आप पर एक नई जिम्मेदारी दी जाती है और इतना कुछ पीछे, कुछ बैक में पीछे जा चुका है जो अच्छा नहीं है, तो लोगों को संयम से काम लेना चाहिए? क्योंकि दुनिया हंस रही है, एक लंबा वक्त हो गया है और ये एक सवाल बना हुआ है। आप तो जोश जोश में बातें कर लेते हैं, लेकिन जो तस्वीरें देखने आती हैं, जो गम की तस्वीरें देखने आती हैं कि मासूम बच्चे खाने के लिए जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इसका खामियाजा कौन भुगतता? तो ये सारी चीजें, पॉलिटिक्स इतनी ऊपर हो गई है क्या अंतर्राष्ट्रीय लेवल की कि लोगों की जो है चीखें लोगों को नहीं सुनाई दे रही हैं और आप हिमायती बनते हैं कि मासूमों की जिंदगी के हम बड़े। देखो, बहुत सीधी सी बात है, दुनिया में अब यूएन ये सब कहानी खत्म है। दुनिया में बड़ी सीधी लाइन खिंच गई है कि जो ताकतवर है वो उसको जो करना है वो करेगा और बाकी दुनिया देखेगी, जिसके पास भी ताकत है। अगर ईरान के पास वो ताकत है कि वो इराक में या लेबनान में या सीरिया में अपनी ताकत पर या मिडिल ईस्ट के बाकी देशों में अपने ताकत पर, अपने पैसे के बल पर ऑपरेशंस चला सकता है तो वो चला रहा है। मिडिल ईस्ट में क्या उसको कोई रोक रहा है? लोग चाहते हैं रोकना लेकिन नहीं रोक रहा है। देखो, सब बड़ी कहानी साफ है कि दूसरे की समस्या में कोई टांग नहीं अड़ाना चाहता है। अब इसमें चाहे वो जो कर ले, आप ताकतवर हैं, आपने, जैसे सिंपल सी बात है, हमने इससे पहले बहुत कहानियां सुनी कश्मीर को लेकर, 370 को लेकर, लेकिन जिस दिन आप ताकतवर थे, आपने जो किया तो फिर दुनिया बोलती रह गई, आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? आप पहले भी कर सकते थे। लेकिन बात होती है पॉलिटिकल विल की कि आपको किस बात की परवाह है जी। आपको इस बात की परवाह है कि जो आप कर रहे हैं वो ज्यादा जरूरी है, या इस बात की परवाह है कि जो लोग क्या कहेंगे
तो बात यह है कि अब दुनिया में कोई ऐसा निजाम नहीं है अलीशा की यूएन कह देगा तो सब रुक जाएंगे, यूएन बोल देगा तो सब नहीं, कहानी खत्म है। 3 साल से लड़ रहे नहीं रूस यूक्रेन, क्या हो गया? इजराइल हमास की कहानी तुम देख रही हो। इसके अलावा ताइवान के बॉर्डर में चीनी वायुसेना किसी भी दिन घुस जाती है फाइटर जेट्स के साथ। तो कौन क्या कर रहा है सब देख रहे हैं। जब भी आपके घर की समस्या है आप निपटिए, आपको कैसे निपटना है। जहां तक ईरान का सवाल है, ईरान को लेकर जो बहुत क्लियर स्टांस है अमेरिका का या इजराइल का, ईरान बार बार कह रहा है कि हमारी जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स हैं या जो भी हमारी न्यूक्लियर जरूरतें हैं उसका इस्तेमाल हम केवल हमारे लोगों के हितों के लिए कर रहे हैं, या जी हम क्या कर रहे हैं, हम बिजली बना रहे हैं जी। लेकिन इजराइल बार बार ये कहता है कि यूरेनियम इनरिचमेंट ये लोग इसलिए कर रहे हैं, इनको बनाना है बम, इनको न्यूक्लियर पावर बनना है। और बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि उस लेवल तक यूरेनियम इनरिचमेंट कर लिया है ईरान ने कि थोड़ी सी कोशिश से वो बम बना सकता है। और वो कहानी इजराइल किसी भी हाल में पूरा नहीं होने दे सकता है। और एक और चीज समझो कि अगर मिडिल ईस्ट में इजराइल के अलावा एक और न्यूक्लियर स्टेट हो गया तो वो चीज खुद सऊदी अरबिया नहीं होने देना चाहता। वो फ्रैक्शन तो कहानी अलग है, शिया सुन्नी ये सब तो डिवाइड है ही जो मिडिल ईस्ट के अंदर। बाकी देश भी नहीं चाहते कि ईरान इस हद तक पावरफुल हो जाए। भाई न्यूक्लियर स्टेट हो जाएगा तो कहानी और आगे चली जाएगी, क्योंकि किसी न किसी तरीके से बहुत प्रतिबंधों के बावजूद भी ईरान की आर्थिक स्थिति अच्छी है। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप जब व्हाइट हाउस पहुंचने वाले, देखो वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी किसी हाल में आपको न्यूक्लियर स्टेट नहीं होने देंगे। उन्होंने ये कहा है, जो हमास के लोग हैं उनसे ये कहा है कि कोई नेगोशिएशन नहीं है, कोई बातचीत नहीं होगी, जिन भी बंधकों को तुमने बंद करके रखा है उनको तुमको छोड़ना पड़ेगा। नहीं छोड़ेंगे तो ऑपरेशन फिर किस रूप में होगा। देखो बाइडेन प्रशासन ने तो बीच में ये भी कह दिया था इजराइल को कि हम हथियार नहीं देंगे। जब बहुत जबरदस्त ऑपरेशन चलाना शुरू किया और उन इलाकों में ऑपरेशन शुरू हुए जहां विस्थापित लोग जमा थे, वहां भी ऑपरेशन जब होने लगे तो अमेरिका ने हथियारों पर रोक लगा दिया था। लेकिन ट्रंप वो नहीं करेंगे अलीशा। ट्रंप वो सब कुछ कह देगा कि तुमको जो करना है, जैसे करना है तुम वो करो। फिर मैं क्या कह रहा हूं कि ईरान की तरफ से जो मिसाइलें और ड्रोन उड़ाए जाते हैं वो दो कारणों से उड़ाए जाते हैं। एक कि भाई आपके साथ जो हुआ है लोग ये उम्मीद किए बैठे हैं कि आपको जवाब देना है, तो लोगों को दिखना चाहिए कि नहीं जवाब दे दिया। जवाब उसको मानते हैं ना अलीशा कि भाई आपके साथ जो कुछ हुआ है कुछ वैसा ही दूसरे के साथ जब हो तो उसको जवाब माना जाएगा। ईरान अभी तक जो कर रहा है 2 चीजें कर रहा है। एक कि वो दिखा रहा है जवाब दे रहा है, लेकिन वो जवाब उस लिहाज का नहीं है। दूसरा वो ये समझ रहा है कि इजराइल और यूरोप उसको एक बड़े युद्ध में ले जाना चाहते हैं। दुनिया जानती है कि जिस दिन ईरान बड़े युद्ध में गया यूरोप और अमेरिका का कुछ नहीं जाना है। इजराइल एक ताक में बैठा है, इसी ताक में बैठा है कि आप गलती करिए, उसको लड़ना है, इजराइल को लड़ना है। इजराइल को यह लगता है कि जब तक वो ईरान से वंस इन ऑल लाइफ टाइम वॉर नहीं लड़ेगा तब तक मिडिल ईस्ट के अंदर इजराइल में गाजा की समस्या हो, हमास की समस्या हो या लेबनान में हिजबुल्लाह की समस्या हो, उससे अगले 10, 20, 25 साल के लिए वो निजात नहीं पा सकेगा। और यही कारण है कि जो कह रहे हैं ईरानी राष्ट्रपति ट्रंप के पहुंचने से पहले, क्योंकि उनको पता है कि ट्रंप व्हाइट हाउस पहुंचेंगे तो मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका और इजराइल का ऑपरेशन अलग अलग स्तर पर, वो चाहे डिप्लोमेटिक स्तर पर हो, वो चाहे सेना के स्तर पर हो, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और वो ईरान के संभले नहीं संभले। आपकी बनाई गई सरकार का राष्ट्रपति अभी अभी सीरिया छोड़ के भाग गया है, तो आपके लिए सिचुएशन बहुत वर्स्ट है, बहुत खराब है। गाजा के लेवल पर जो हमास के साथ हुआ या लेबनान में जो कुछ हिजबुल्लाह के साथ हो रहा है, वो बहुत पैसा लगा है ये इन प्रॉक्सीज को खड़ा करने में, केवल इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। और अब वो प्रॉक्सीज जिनके बल पर ईरान, देखो ईरान और इजराइल का बॉर्डर नहीं लगता है, आमने सामने सेना की लड़ाई नहीं है, तो अच्छा ईरान के पास वो एयर पावर भी नहीं है जो एयर पावर इजराइल के पास है। 5th जनरेशन फाइटर जेट उड़ाता है इजराइल, ईरानी एयरफोर्स के पास वो चीजें नहीं है। उनके पास हैं कुछ रशियन फाइटर जेट्स हैं, लेकिन वो एयर पावर नहीं है जो मिसाइल पावर या एयर पावर इजराइल के पास है। तो लड़ाई कैसे होगी? लड़ाई फिर उन्होंने तय किया कि भाई हम प्रॉक्सीज के जरिए लड़ेंगे, गाजा में हमास के जरिए, लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह के जरिए। लेकिन अब उन दोनों प्रॉक्सीज की कमर एक तरह से टूट चुकी है और ईरान के लिए यही मुश्किल है। सीरिया के अंदर जो समर्थित गवर्नमेंट थी
वो गवर्नमेंट अब खत्म हो चुकी है। तो एक साथ बहुत सारी समस्याओं से ईरानी सरकार जूझ रही है, अपने लोगों को जवाब भी देना है। और ऐसे समय में ट्रंप वो आ रहे हैं जब तुरंत अभी राष्ट्रपति बने हैं। राष्ट्रपति भी क्यों बने? क्योंकि पुराने राष्ट्रपति का प्लेन हाईजैक हो गया या क्रैश हो गया, क्रैश कह लेते हैं, क्रैश हो गया। तो इन सब तमाम दिक्कतों के बावजूद जो ईरानी राष्ट्रपति का बयान है वो मुझे बहज खाना पूर्ति से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि ईरान के पास करने को कुछ नहीं है सिवाय इसके कि उसको देखते रहना पड़ेगा इजराइल या अमेरिका क्या कर रहे हैं। जवाब देना मुश्किल है अलीशा। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश आपका इन तमाम सिनेरियो को बेहद ही आसान भाषा में समझाने के लिए कि आखिर ईरान ने चेतावनी क्यों दी, और इसके पीछे भी एक सवाल है कि क्या ट्रंप इस चेतावनी को सीरियस लेंगे या फिर नहीं लेंगे, या फिर जिस तरीके से प्रकाश ने बताया कि बस बातें ही हैं, बातें, और बातों के एवज में कुछ नहीं है। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद खास है। बाकी ऐसी तमाम अहम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए DNP इंडिया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।